दिल्ली से मुंबई राजधानी एक्सप्रेस की वो सर्द रात, पूर्ण सस्पेंस हॉरर कहानी। दिल्ली की सर्दियां, सांसों से निकलता धुआं, गलियों में चाय की भाप और हवा में तैरती अदृश्य ठंड। यही वो सर्दी थी जब राजधानी एक्सप्रेस की उस रात ने कई जिंदगियां बदल दी। और मैं तो बस एक साधारण मुसाफिर था, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था उस रात से पहले तक। प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ठंडी हवा। प्लेटफॉर्म नंबर 16, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। रात के 8:45 बज चुके थे। मैं अनिकेत वर्मा, एक युवा पत्रकार, मुंबई में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के लिए राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ने वाला था। सर्द हवा कानों को काट रही थी। लोगों की भीड़ थी, मगर फिर भी कहीं एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी थी, लाल पीली रोशनी में नहाती हुई, धधकता लोहे का एक लंबा सांप। दरवाजे के पास खड़ा एक बूढ़ा कुली मुझे लगातार घूर रहा था। साहब, सीट नंबर? उसने पूछा। A1, सीट 22। वह मुस्कुराया, अजीब टूटी और खाली मुस्कान। राजधानी में आज रात सफर अकेले कर रहे हो? हाँ, क्यों? मैंने सामान उसके हवाले करते हुए कहा। वो मेरी ओर झुककर बोला, बस आज की रात जरा संभल कर, इस डिब्बे में कुछ। तभी पीछे से किसी ने उसे जोर से पुकारा और उसकी बात अधूरी रह गई। क्या कुछ? मैंने पूछा। वो हड़बड़ा गया। कुछ नहीं साहब, बस सर्दी तेज है, ध्यान रखना। वो सामान अंदर रखकर जल्दी जल्दी चला गया। पहला ही शक वहीं पैदा हो गया था, पर असली डर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। डिब्बा ए, एक और अजनबियों का कारवां। मैं एक कोच में दाखिल हुआ। अंदर हीटर की गर्मी थी, लेकिन हवा में अजीब सी सीलन और कोई भारीपन था। सीट नंबर 22 खिड़की के पास। ठीक सामने सीट नंबर 21 पर एक लड़की बैठी थी। उसकी उम्र करीब 22-23 रही होगी। चेहरे पर हल्की उदासी, आंखों में गहरी थकान। उसने मुझसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। मैंने भी सिर हिलाया। उसका नाम बाद में पता चला, सिया। आगे की सीटों पर और लोग थे। एक मध्यम उम्र का शांत स्वभाव वाला आदमी राघव, एक बुजुर्ग दंपत्ति, एक लंबा पतला अजीब सा आदमी जो लगातार खिड़की से बाहर देख रहा था, और आखिर में एक सीट खाली थी, सीट नंबर 18। उसका यात्रियों की सूची में नाम तो था, पर वो यात्री अभी तक नहीं आया था। यात्रियों की गिनती जैसी कम लग रही थी, सर्दी की वजह से या किसी और। कभी कभी खालीपन भी डर पैदा करता है। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन सफर नहीं। 9 बजते बजते ट्रेन धीरे से हिली। लोहे के पहियों की ठक ठक आवाज के साथ दिल्ली पीछे छूटने लगी। सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर व्यवस्थित हो गए। क्रू मेंबर भोजन सर्व करने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर तभी सीट नंबर 18 के ऊपर लगी रीडिंग लाइट अपने आप जल गई, और फिर बुझ गई। दोबारा जली, फिर बुझी, जैसे कोई उस सीट पर बैठा हो और खेल रहा हो। मैंने बगल में बैठी सिया से पूछा, क्या इस सीट पर कोई आया था? नहीं, उसने कहा, लेकिन जब मैं चढ़ी थी तब ये लाइट बंद थी। हम दोनों कुछ सेकंड तक उस खाली सीट को देखते रहे। तभी सीट खुद ब खुद थोड़ा सा पीछे की ओर झुकी। सिया ने धीरे से मेरी कलाई पकड़ ली। ये सीट ऐसे अपने आप हिलती है क्या? मैंने गल्प किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेन की बत्तियां एक बार हल्की झपकी, फिर स्थिर हो गईं। हम दोनों ही चुप हो गए। पहला हादसा। लगभग 10:30 बजे भोजन सर्व किया जा चुका था। ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी। सब शांति से बैठकर मोबाइल या किताब में लगे थे। अचानक डिब्बे के पीछे की दिशा से एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। एक ऐसी चीख जिसे सुनकर रूह कांप जाए। सब लोग उछलकर खड़े हो गए। चीख आने वाली जगह स्लीपर डोर के पास। क्रू मेंबर और 2-3 यात्री भागकर वहां पहुंचे। मैं भी सिया के साथ चला। जमीन पर एक युवक गिरा था, बेहोश। उसका चेहरा पीला था और होंठ नीले। उसकी उंगलियों पर जमे पाले की परत दिख रही थी, जैसे वो किसी फ्रीजर में बंद हो। एक डॉक्टर टाइप यात्री ने चेक करके कहा, नाड़ी बहुत कम है, तापमान बेहद कम। ऐसा कैसे हो सकता है? एक क्रू मेंबर हकलाते हुए बोला, ये लड़का अभी 5 मिनट पहले तो चाय लेकर हंस रहा था। राघव, जो शांत बैठा था, आगे आया। ये सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी। वो अधर में रुक गया, लेकिन हम सब समझ चुके थे, ये ठंड सामान्य नहीं थी।
इस हादसे के बाद माहौल विचलित हो गया। कोई नींद की सोच भी नहीं सकता था। और तभी सीट 18 के ऊपर की लाइट फिर से जल उठी। सिया का रहस्य। घटना के बाद हम सब अपनी सीटों पर लौट आए, पर किसी को चैन नहीं था। मैंने सिया की ओर देखा। वो लगातार पीछे की ओर देख रही थी, चीख की दिशा में। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। कुछ पल चुप रहकर उसने कहा, मैंने 3 साल पहले कुछ ऐसा ही देखा है। क्या? एक ट्रेन में, शिमला से चंडीगढ़ जाने वाली। वहां भी एक सीट खाली थी। वहां भी अजीब ठंड थी। और उन यात्रियों में से एक लौटकर कभी अपने घर नहीं पहुंच पाया। मैं सिहर गया। तुम कहना क्या चाहती हो? वो बोली, कुछ होता है ट्रेनों में, खासकर सर्द रातों में। जैसे कोई यात्री बिना टिकट आता है। कैसा यात्री? सिया ने धीमी आवाज में कहा, जो जीवित नहीं होता। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। वही ठंड जो सीट 18 से महसूस हो रही थी। रात के 12:03 वो आया। घड़ी में 12:03 हुए। लगभग आधी रात। बाकी डिब्बे की बत्तियां मंद हो रही थी, पर सीट 18 की लाइट पूरी रोशनी दे रही थी। और अचानक हम सबने उसे देखा। सीट 18 पर धीरे से कोई बैठ गया था। पहले तो एक हल्की नीली परछाई, फिर धीरे धीरे आकार बनने लगा। लंबा चेहरा, बिल्कुल सफेद त्वचा, नीले होंठ, धसी हुई आंखें और हाथों पर बर्फ जमा हुई। डिब्बा पूरी तरह सन्न हो गया। सिया मेरे हाथ को कसकर पकड़ चुकी थी। वह आकृति धीरे धीरे चारों ओर देखने लगी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। कोई चिल्लाया नहीं, किसी में हिम्मत नहीं थी। वह आकृति सीट 21 की ओर झुकी, सीधे सिया के सामने, और फुसफुसाया, मुझे मेरी सीट वापस चाहिए। सिया ने भयंकर डर से आंखें बंद कर लीं। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो मेरी ओर देखता है, उसकी आंखें पूरी काली और अनंत गहराई वाली। और वो बोला, मैं कभी इस यात्रा से उतर ही नहीं पाया। राघव की सच्चाई। डिब्बे में अफरा तफरी फैल सकती थी, पर तभी राघव आगे बढ़ा। वो बिना डरे उस आत्मा जैसी आकृति के सामने खड़ा हो गया। तुम्हारी मौत हादसा नहीं थी, राघव बोला। सभी आश्चर्यचकित। आत्मा उसकी ओर देखती है। तुम जानते हो? राघव ने कहा, हां, मैं वही क्राइम रिपोर्टर हूं जिसने तुम्हारी रहस्यमयी मौत की जांच की थी। तुम्हारी लाश ट्रेन के टॉयलेट में मिली थी, पूरी जमा हुई बर्फ में। दरवाजा बाहर से लॉक था। तुमने मरने से पहले लिखा था, सीट 18। पूरा डिब्बा स्तब्ध। आत्मा गुस्से में कांपने लगी। लाइट्स झपकने लगी। हवा ठंडी होने लगी। मुझे वापस चाहिए, मेरी आखिरी यात्रा। सिया क्यों निशाने पर थी? आत्मा की नजर सिया पर गड़ रही थी, जैसे वो उसे पहचानता हो। मैंने पूछा, सिया तुम उसे जानती हो? सिया कांपती हुई बोली, हां, ये वही लड़का है जिसने शिमला वाली ट्रेन में। मेरे सामने आत्मा की आवाज गूंजी, तुमने मुझे देखा था आखिरी बार। तुम ही गवाह थी। तुम डरकर भाग गई थी। सिया रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया था, आत्मा चिल्लाया, और किसी ने भी नहीं। लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगीं। कंपार्टमेंट का तापमान गिरकर मानो शून्य पर आ गया। सभी यात्री दहशत में थे। ट्रेन की रफ्तार और मौत के करीब। अचानक ट्रेन भयंकर झटके के साथ हिली। गति बढ़ने लगी। 150, 160, 170। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर अपना नियंत्रण खो चुका है। क्रू मेंबर भागते हुए आए, इंजन रूम में कोई है, ड्राइवर नहीं निकल पा रहा। आत्मा की आवाज आई, ये ट्रेन आज रुकेगी नहीं। डिब्बे में दहशत फैल गई। राघव मेरी ओर देखता है, हमें उससे बात करनी होगी, वरना पूरी ट्रेन। पर कैसे? कौन सामना करेगा? मैंने साहस जुटाया, तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा धीरे धीरे बोली, मेरा सच, मेरी मौत का सच, मेरी आखिरी यात्रा पूरी करवाओ। कैसे? मैंने पूछा। वो सीट 18 की ओर इशारा करता है। इस सीट पर मेरा सामान था, मेरी डायरी, मेरा टिकट, जिसे किसी ने चुरा लिया था, और उसी रात मुझे मार दिया गया। हम सब एक ठंडी सच्चाई समझने लगे। किसी यात्री ने उसे मारा था। वो यात्री कौन?
असली हत्यारा डिब्बे में ही था। आत्मा की नजर अचानक उस पतले लंबे आदमी पर गई जो शुरू से ही चुपचाप बैठा था। वह कांपने लगा। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। राघव चिल्लाया, यही है, इसी का नाम उस केस में आया था, एक पॉकेट मार, सीरियल थिफ। आत्मा गर्जा, इसी ने मेरी डायरी और टिकट चुराए थे और मुझे मारकर दरवाजा लॉक कर दिया था। वो आदमी रोने लगा, मैंने डर से, हाँ, गलती हुई, लेकिन मारने का इरादा नहीं था, मैंने बस धक्का दिया था। पर आत्मा फुफकार उठी, उस धक्के ने मेरी जान ले ली। डिब्बे में तेज हवा का तूफान सा बहने लगा। लाइट्स फटने लगीं। आत्मा उस आदमी की ओर बढ़ी। उसकी उंगलियां बर्फ से ढंकी, मौत जैसी ठंडी। सिया का साहस। जैसे ही आत्मा उस आदमी को पकड़ने वाली थी, सिया जोर से चिल्लाई, रुको। आत्मा थम गई। सिया आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब भय से ज्यादा दया थी। वो बोली, तुम्हें बदला नहीं चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए। तुम 3 साल से भटके हुए हो। अगर यही तुम्हारा न्याय है तो तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। डिब्बा शांत। आत्मा धीरे धीरे सिया की ओर मुड़ी। सिया बोली, मैंने तुम्हें मरते देखा था, पर मैं तब बहुत छोटी थी, बहुत डर गई थी और किसी को कुछ बता नहीं पाई। आज बताती हूं। उसने लंबी सांस ली। उस रात असल में 2 लोग शामिल थे, ये आदमी और एक और। तुम्हें मारने वाला सिर्फ ये नहीं था। डिब्बे में सन्नाटा। दूसरा कौन? मैंने पूछा। सिया ने कांपती आवाज में कहा, वही जिसमें तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। आत्मा के चेहरे पर दर्द उभर आया। मेरा दोस्त? सिया ने सिर हिलाया। हां, तुम्हें धक्का उसी ने दिया था। यह आदमी तो बस सामान चुराने आया था। आत्मा दर्द से कराहने लगी। उसके आसपास की हवा कांप रही थी। आत्मा का अंतिम फैसला। जैसे ही सच सामने आया, आत्मा उस आदमी की ओर मुड़ी, लेकिन अब उसकी आंखों में बदले की आग नहीं, दर्द था। वो धीरे से कहने लगी, मैं यहां बदला लेने नहीं आया था, मैं बस ये जानना चाहता था कि मैं मर क्यों गया। अब उसका रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगा। राघव आगे बढ़ा, तुम्हारा केस मैं फिर खोलूंगा, तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगा। आत्मा की आंखों में शांति की हल्की चमक आई। धन्यवाद। और फिर धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा, जैसे पाला गर्मी में पिघलता है। सीट 18 पर बर्फ की हल्की परत छोड़कर वो गायब हो गया। उसी क्षण ट्रेन की गति सामान्य हुई। लाइटें स्थिर हो गईं। तापमान फिर से बढ़ने लगा। सबने राहत की सांस ली। एक आखिरी रहस्य माइनस जो किसी ने नहीं देखा। सुबह 6 बजे ट्रेन मुंबई सेंट्रल पहुंची। सभी उतरने लगे, पर स्टेशन पर उतरते वक्त मैंने पीछे मुड़कर सीट 18 को देखा। वह पूरी तरह सूखी थी, लेकिन कांच की खिड़की पर अंदर से उकेरा हुआ एक छोटा सा संदेश था, धन्यवाद सिया। और उसके नीचे, अनिकेत, तुमसे फिर मिलूंगा। मेरे हाथ कांप उठे। सिया अचानक मेरी ओर देखती है। उसकी आंखों में वही डर, वही आशंका। उसने सिर्फ तुम्हारा नाम क्यों लिखा? सिया बोली। मैं कुछ नहीं बोल पाया। राघव भी हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल छिपा था, कहीं ये कहानी अभी खत्म तो नहीं हुई? और जैसे ही हम प्लेटफॉर्म से बाहर निकले, पीछे कहीं से एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसी ठंड जो दिल्ली की सर्दी में भी नहीं महसूस हुई थी। उपसंहार, राजधानी की अगली यात्रा। अगले हफ्ते अखबारों में एक खबर छपी। राजधानी एक्सप्रेस की सीट 18 पर बैठा यात्री फिर हुआ गायब। डिब्बे में असामान्य ठंड, यात्री बेहोश। लोगों ने अफवाह फैलाई कि सीट नंबर 18 अब किसी की भी नहीं। वो सीट अब उसी की है, और जिसे भी वो चुन ले, वो उसकी अधूरी कहानी का हिस्सा बन जाता है। अगली बार जब मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, तो मैंने देखा पैसेंजर लिस्ट में सीट 18 के सामने एक नाम लिखा था, अनिकेत वर्मा। मैंने टिकट चेकर को बुलाया। ये गलती है, ये सीट मैंने नहीं बुक की। टिकट चेकर ने घूर कर कहा, सर, ये सीट किसने बुक की? ये तो हमें भी। यह कहानी यहीं समाप्त होती है।